हेलो गाइज। फिर से आज सेकेंड प्रैक्टिस सेट जो हुआ है उसका देखते हैं 100 नंबर वाला। पहले जो एक एक प्रैक्टिस सेट हमारा बाकी रह गया है अभी भी, जो 150 क्वेश्चंस वाला था वो अभी भी उसका डिस्कशन बाकी रह गया है। ठीक है, वो वाला भी हो जाएगा। एक्चुअली आज प्लान था नहीं कि फिर से सेट लिया जाए, लेकिन इट्स ओके, अभी लिया गया है तो इसका डिस्कशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये डिस्कशन हमेशा ऐसे ही चलते रहेगा। ठीक है, आप लोगों का काम है प्रैक्टिस सेट लगाना और प्रॉपर डिस्कशन क्लास अटेंड करोगे और जीके जो है वो पढ़ोगे। इसका फायदा आपको मिलेगा, श्योर है मिलेगा, और रिजल्ट होगा। ठीक है, मेन हम लोग रिजल्ट के लिए ही काम कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट उसमें रोल प्ले करेगा। ठीक है, अभी चलते हैं, क्वेश्चन पे जाते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन ही जीके का, रीजनिंग का है। तो पहले वाले क्वेश्चन में किया गया है, हॉर्स को क्या किया आप देखोगे तो ये जो एच ओ है, एच ओ को उठा के क्या किया, लास्ट में रख दिया। तो इसी तरह से हम लोग सी यू को लास्ट में रखेंगे। ऑप्शन देखेंगे तो सी यू को लास्ट में बस इसमें रखा है, तो ये वाला इसमें लॉजिक काम कर रहा था। एक यहाँ पे एक कंफ्यूज होने के लिए एक ये भी चीज है कि एच का ठीक उल्टा यहाँ पे एस दिया हुआ है, लेकिन फिर जब नेक्स्ट में चलते हैं 15 का उल्टा क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए, मतलब एल होना चाहिए, लेकिन है नहीं यहाँ पे। तो ये वाला लॉजिक नहीं लगेगा। लॉजिक वही है कि शुरू का ये दोनों को उठा के लास्ट में रखा गया, तो हम लोग सी यू को उठा के लास्ट में रखेंगे और किसी ऑप्शन में है नहीं, तो ये डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया है, 13 को लिखा है कितना, 31। 13 को 31 और 15 को 33। अब दोनों का डिफरेंस अगर देखें तो आपको 31 और 13 का डिफरेंस देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, 33 और 15। 33 और 15 का डिफरेंस देखिएगा तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। मीन्स क्या है कि पहले वाले में 18 ऐड कर दिया, तो 20 में 18 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा वाला भी इजी था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में बोल रहा है कौन सा असंगत है। असंगत मतलब समझ में आता होगा, असंगत मतलब हुआ कि जो अलग है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या दिया, सब शब्दकोश दिया है, कुरान दिया है, बाइबल दिया है और भगवत गीता दिया है। आप अगर देखोगे तो तीन जो है इसमें धर्म ग्रंथ है, कुरान, बाइबल या भगवत गीता, ये सब क्या है, धर्म ग्रंथ है। लेकिन शब्दकोश क्या है, ये हमारे पढ़ाई के काम आता है, ये कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। तो फिर शब्दकोश इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये अलग है। असंगत को चूज करना था, जो अलग है उसको चूज करना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका देखते हैं रीजनिंग कहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट 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 इधर नीचे नहीं है, नेक्स्ट आगे है, देखते हैं। ठीक है, ये वाले में क्या बोल रहा है कि इसमें पैटर्न तीन जो है ना, एक तरह का पैटर्न फॉलो करेगा, एक अलग करेगा। ठीक है, इसको अगर देखते हैं, 2 का स्क्वायर करके 1 ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 4 का स्क्वायर करके 2 ऐड किया तो क्या हो गया, 18 हो गया। नेक्स्ट में क्या किया, 6 का स्क्वायर करके कितना ऐड किया, 3 ऐड किया तो क्या हो गया, 39 हो गया। और इसमें क्या किया, 8 का स्क्वायर करके कितना ऐड कर दिया, 8 का स्क्वायर करके 8 का स्क्वायर 64 होता है, उसमें 2 ऐड किया तो हो गया 66। अब इसमें पैटर्न समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, 2 का स्क्वायर किया, सबका स्क्वायर तो सब में है, ये वाला पैटर्न तो सेम है। लेकिन नेक्स्ट जो ऐड करने वाला चाहिए, इसमें एक किया, इसमें दो किया, इसमें तीन किया, इसमें दो किया, इसमें कुछ लॉजिक काम कर रहा है क्या। लॉजिक ये लग रहा है कि दो का आधा क्या होता है, एक होता है। चार का आधा क्या होता है, दो होता है। छह का आधा क्या होता है, तीन होता है। तो आठ का आधा क्या होगा, चार यहाँ होना चाहिए, लेकिन ये चार ना देकर के दो दिया है। ये तीनों एक जैसा कॉन्सेप्ट किया कि पहले स्क्वायर कर दिया फिर इसका आधा ऐड कर दिया, लेकिन इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जो असंगत है, जो अलग है, वही हमको चूज करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी डी में है तो डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, तीन एक समान है और एक अलग है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा अलग है। ई का क्या होता है, 5 होता है। जे का क्या होता है, 10। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना, 5 का। इसमें देखते हैं के का 11, पी का 16, मतलब इसमें भी डिफरेंस 5 का। यहाँ देखते हैं यू का 21, जेड का 26, इसमें भी 5 का। यहाँ देखते हैं 10, 5, 15, इसमें भी सेम है। नेक्स्ट चलते हैं। एच का क्या होता है, 8। एम का क्या होता है, 13। 8, 5, 13, इसमें भी 5 का डिफरेंस है। एक्स का क्या होता है, एक्स का बताइए क्या होगा, 24। 24 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29। 29 मतलब सी। ठीक है, क्योंकि एक बार पूरा एबीसीडी कंप्लीट करेंगे 26 और सी का होता है 3, तो 5 ऐड किया, ऐसा ही है। यहाँ पे 14। एन का क्या होता है, 14। एस का क्या होता है, 19। 14, 5, 19। ठीक है, यहाँ क्या होगा, 13। एम का होता है 13, इसमें 5 ऐड करेंगे तो होना चाहिए 18 वाला, लेकिन दिया कितना है, 17 दिया है। क्यू का क्या होता है, 17। तो ये नहीं होगा। यहाँ अगर आर होता तो ये हो सकता, हाँ, यहाँ आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि ये असंगत है। और सब में क्या किया, सब में पहला और सेकंड में 5 ऐड किया, इसमें नहीं ऐड किया। ठीक है, इसमें क्या किया, 4 ही ऐड कर दिया लास्ट में, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि 70 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो अभाज्य संख्या 70 और 100 के बीच कौन कौन सा है ना, ये हमें लिख लेना पड़ेगा, और इसका कोई ऑप्शन नहीं है।
70 और 100 के बीच कौन कौन सा आवाज संख्या है? तो आप लिखते हैं, एक आवाज संख्या 71 है, फिर 73 है, 74 75 होगा नहीं, 76 होगा नहीं, 77 होगा नहीं, 78 भी नहीं होगा, 79 हो सकता है, 80 नहीं होगा, 81 नहीं होगा, 83 हो सकता है, फिर क्या 85 84 85 नहीं होगा, 86 नहीं होगा, 87 हो सकता है, लेकिन 87 नहीं होगा क्योंकि 8 7 15 ये जो है 3 का मल्टीपल है, तो 87 नहीं होगा। उसके बाद 88 नहीं होगा, 89 हो सकता है, 91 भी नहीं होगा, 90 तो नहीं होगा, 92 भी नहीं होगा, 93 नहीं होगा क्योंकि ये भी 3 का मल्टीपल है, ठीक है। 93 भी होगा नहीं होगा, 94 नहीं होगा, 95 96 नहीं होगा, 97 हो सकता है। अब इसको ऐड करते हैं, 9 से ये क्वेश्चन को थोड़ा टाइम लेकर के बनाना है, ठीक है। एग्जाम में आए तो थोड़ा तभी फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको छोड़ सकते हो, बाद में फिर आके थोड़ा टाइम लेके, क्योंकि इसमें अगर थोड़ा गलती कर दिए तो फिर कांड हो जाएगा। तो चलते हैं, इसको ऐड करते हैं, 1 + 3 4 4 9 13 13 3 16 16 9 25 25 और 7 32, 2 हो गया, 3 बचा, 9 3 12 12 8 20 28 28 7 35 35 7 कितना हो गया, 42 42 7 49 492, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको टोटल लिखना पड़ जाएगा क्या है। तो एग्जाम में अगर आए तो थोड़ा काम हो के इसको बनाना है, ऐसा नहीं कि कोई ऐसा नंबर डाल दिए जो कि आवाज संख्या नहीं है। आगे चलते हैं, आवाज संख्या तो सबको पता होगा, आई थिंक होप कि पता हो, जो खुद से और एक से कटेगा बस वो आवाज संख्या होगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें बोला कि कितना वर्ग है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें बोला है टोटल कितना वर्ग है। इसमें अगर आप ये वाला वर्ग को ले लो, ये वाला वर्ग को ले लो, अगर तो इस वाले वर्ग में टोटल कितना हो जाएगा, एक तो ये बड़ा वाला हो गया, और इसमें ये छोटा वाला 1 2 3 4, तो 4 1 5 टोटल हो गया। फिर इसमें आओगे तो इसमें भी 5 हो जाएगा, फिर इससे बड़ा वाले में भी 5 हो जाएगा, फिर इससे टोटल ये लाइन कितना है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 6 है, और एक में 5 बन रहा है, तो 6 6 × 5 टोटल 30 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट तो इजी है। नेक्स्ट में बोला क्या है कि कौन सा आकृति होगा, ठीक है। तो इसमें किया क्या है, देखो इसको लेफ्ट साइड में बस खिसका रहा है, यहाँ पे लाया, फिर यहाँ से लेफ्ट किया, अब जो है इसको फिर लेफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा, ऐसा कुछ बनना चाहिए। ऐसा किसमें ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन ही है, ए वाला, यही हो जाएगा। ए किसमें है, ए में ही है, तो 13 हो जाएगा, 13 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट विषम आकृति बोला, विषम आकृति देखो, विषम आकृति में इसमें क्या लॉजिक था कि मोस्टली पार्ट जो है ब्लैंक है, थोड़ा सा पार्ट में शेडेड है, ये सब ब्लैंक है, थोड़ा सा पार्ट में शेडेड है, इसमें भी थोड़ा सा पार्ट में शेडेड है, बाकी ब्लैंक है। लेकिन यहाँ पे उल्टा कर दिया है, क्या कर दिया है कि ज्यादा शेडेड है, ब्लैंक वाला कम है, ठीक है। तो सी हो जाएगा आंसर, सी ए में है तो ए वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में बोल रहा है प्रोबेबिलिटी में, ये इजी है तो ये मैं बता दे रहा हूँ। इसमें क्या है, 20 हरी गेंद है और 15 लाल गेंद है, एक बर्तन में डाली जाती है। टोटल गेंद कितना है, टोटल गेंद है 35, और उसमें से बोला है कि एक चुनेगा तो उसमें हरी होने की संभावना क्या है, तो हरी टोटल कितना है 20, अब इसमें से एक उठाएगा तो 20/35 हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये 5 से कटेगा, 4/7, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद एक सेकंड, इसके बाद वाले क्वेश्चन में चलते हैं। तो बोल रहा है कि एक कॉल सेंटर में काम करने के लिए कुछ मापदंड है, मापदंड क्या क्या है, मापदंड है कि वो कम से कम 10वीं परीक्षा पास की हो, ठीक है, पहली चीज। दूसरा क्या है कि वो अंग्रेजी और हिंदी में वाक्पटु होना चाहिए, वाक्पटु का मतलब हो गया कि अच्छा होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना चाहिए, ठीक है। तीसरा बोल रहा है कि वह दिन और रात दोनों पाली में काम करने के लिए तैयार होना चाहिए, कि उसको दिन और रात कभी भी काम करना पड़ सकता है। ये आपको स्टेटमेंट बोल रहा है कि अगर आपको कॉल सेंटर में काम करना है तो ये 3 मापदंड आना चाहिए। पहला क्या, वो 10वां पास होना चाहिए कम से कम, और हिंदी और अंग्रेजी में वो फ्लुएंट होना चाहिए। तीसरी बात क्या है कि वो दिन और रात काम करने के लिए तैयार होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि इसमें आगे क्या बोला है। बोला सीता एक स्नातक है, स्नातक है मतलब 10th पास, तो ऑब्वियसली है, ठीक है। मराठी हिंदी और अंग्रेजी में वाक्पटु है, मतलब क्या था रिक्वायरमेंट, अंग्रेजी और हिंदी वो तो है ही, ठीक है।
और वो दिन की पाली में ही काम कर सकती है। तो हो गया यहाँ पे लोचा कि उसको बोला था कि दिन और रात दोनों में करना चाहिए, लेकिन वो दिन में ही कर सकती है, तो सीता एलिजिबल नहीं होगी। सरिता में आता है, सरिता अंग्रेजी और हिंदी तो बोल पाती है, ठीक है, दोनों पाली में काम भी कर सकती है, लेकिन इसका क्या है कि उसका औपचारिक शिक्षा नहीं है, मतलब कि वो बेसिक जो नॉलेज होता है वो भी उसके पास नहीं है, तो ये भी एलिजिबल नहीं होगी, क्योंकि 10th पास कम से कम चाहिए। तीसरा स्मिता में आते हैं। स्मिता क्या बोलती है कि वो अंग्रेजी और हिंदी बहुत अच्छी तरह से बोलती है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे दिन और रात दोनों पाली में कर सकती है, और 12वीं परीक्षा भी पास है, मतलब 10th भी पास है, हिंदी अंग्रेजी भी बोल सकती है, और दिन और रात दोनों में काम कर सकती है, तो स्मिता इसके लिए एलिजिबल हो जाती है। तो यहाँ मिल गया आंसर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। आगे ये सब करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट मैथ वाला देखते हैं। नेक्स्ट 21 है, ठीक है। 21 में क्या बोल रहा है कि 21 में बोल रहा है कि 6 लोग हैं, ठीक है, इसमें से क्या बोल रहा है, अलग अलग अंक प्राप्त, सबको 6 लोग हैं, इसको अलग अलग अंक प्राप्त हुए। भी जो है केवल टी और एक्स से अधिक अंक प्राप्त किया। भी जो है 2 लोगों से अधिक किया, किससे, टी और एक्स से। अब टी एक्स में पता नहीं है कौन नीचे है कौन ऊपर है, ये नहीं पता भी, लेकिन टी और एक्स से बस ऊपर है, और इससे नीचे कोई नहीं होगा, ये भी श्योर है। आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है डब्लू ने यू केवल U से कम अंक प्राप्त किए, मतलब W जो है केवल U से कम अंक प्राप्त किए, मतलब U सबसे ऊपर होगा, उसके ठीक नीचे W होगा, ये श्योर हो गया, क्योंकि W से ऊपर कोई होगा नहीं, और W से ऊपर सिर्फ U होगा, उससे ऊपर और कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। X ने सबसे कम अंक प्राप्त नहीं किए, मतलब X जो है सबसे लोएस्ट नहीं है, ठीक है, इसका मतलब क्या, भी से नीचे दो ही था, X और T, और X सबसे लोएस्ट नहीं है, मतलब T सबसे लोएस्ट है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है तीसरे अधिकतम अंक प्राप्त करने वाला 91 अंक प्राप्त करता है। एक्स ने 72 अंक प्राप्त किए, इसको 72 मिला, ठीक है, और तीसरा वाला जो है जो तीसरे पे है वो 91 है। अब एक चीज देखो, 20 से नीचे कोई होगा नहीं, 20 से नीचे कोई हो नहीं सकता, ये पहले स्टेटमेंट में दिया हो कि 20 से नीचे कोई नहीं होगा, और तीसरा वाला 91 प्राप्त किया है, तो एक तो श्योर है कि 20 से नहीं कहीं होगा नीचे, और इससे ऊपर भी कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पे जो होगा उसी को 91 आया होगा। ये जो भी होगा यहाँ पे उसको 91 आया होगा, तो इसको 91 आया होगा, और भी का पूछ रहा है, तो भी जो है 72 से ज्यादा है, 91 से कम है, तो क्या हो सकता है, ऑप्शन देखेंगे। 97 तो 91 से कम है, नहीं हो पाएगा। 97 तो 91 से ज्यादा है, सॉरी, तो नहीं हो पाएगा। अब 80 के बारे में आते हैं, तो 80 जो है 72 और 91 के बीच में आ रहा है, तो 80 हो सकता है। 71 जो है 71 72 से कम है, इसलिए नहीं होगा। 104 भी जो है वो 91 से ज्यादा है, इसलिए नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कि दो संख्याएं हैं, उसका एलसीएम और एचसीएफ जो है, एलसीएम सॉरी, एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 40 गुना है, तो मान के चलो एचसीएफ एक्स है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 40x हो जाएगा, ठीक है। और दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो दोनों फर्स्ट नंबर का और सेकेंड नंबर का मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, और दो अंकों का एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है, तो दोनों का एलसीएम एचसीएफ उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर भी होगा। तो यहाँ पे क्या है, एक्स हो गया क्या, एचसीएफ, और एलसीएम हो गया 40x, इसी का वैल्यू एक तरह से दिया हुआ है 1440। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 40x² का वैल्यू कितना हो गया, 1440 हो गया। अब इसको काट लो, जीरो जीरो कैंसिल हो गया, 4 से काटो, 36, एक्स का वैल्यू क्या हो गया, 6। तो आपसे पूछ क्या रहा है, तो मौसो क्या है, महत्तम समापवर्तक क्या है, तो मौसो एक्स ही माने थे, एक्स 6 हो गया, 6 हो जाएगा आंसर, ठीक है। आगे क्या बोला है, आगे बोल रहा है कि 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, 5 मीटर 52 सेंटीमीटर और 11 मीटर 96 सेंटीमीटर लंबाई को पूरा पूरा मापने के लिए क्या लंबाई का स्केल लगेगा, जो भी है, जो पूरा पूरा नापना है, तो पूरा पूरा मापने का मतलब क्या हुआ, ये बताओ। पूरा पूरा कौन मापेगा, अगर मान के चलो किसी चीज का लंबाई 10 है, 15 है, किसी का 20 है, तो इसका जो एचसीएफ होगा ना वही इसको पूरा पूरा नाप सकता है, ठीक है ना। इसका एचसीएफ जो है वही इसको पूरा पूरा नाप सकता है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जा रहा है, 5 हो रहा है, तब तो इसको 5 को दो बार स्केल लगाएंगे तो पूरा पूरा नाप देगा, इसमें 3 बार लगाएंगे तो नाप देगा, इसमें 4 बार लगाएंगे तो नाप देगा, मतलब एचसीएफ निकालना पड़ेगा ये सब का। तो इसको लिख लेते हैं, 2 मीटर 76 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं, 276 लिख सकते हैं। 5 मीटर 52 सेंटीमीटर को 552 लिख सकते हैं, और 11 मीटर 96 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं, 1196।
अब इसको बच्चों की तरह एचसीएफ नहीं निकालते हैं। एचसीएफ निकालने का एक तरीका होता है कि जो दिया हुआ है उसका डिफरेंस निकालिए। इसका डिफरेंस निकालिएगा कितना होगा? इसका डिफरेंस आपको 276 ही हो जाएगा। इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा? 1196 में से इसको पूरा निकालने जाएंगे लंबा आएगा, इसलिए इसका तरीका क्या होता है? दोनों का डिफरेंस निकालिए, इसका भी निकालिए, क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा ना? हाँ, ये हो जाएगा। अब इस दोनों का एचसीएफ जो होगा वही आपका वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस दोनों का एचसीएफ निकाल दीजिए। अब यहाँ पे आप लगा सकते हैं 276 644। ठीक है, इसको दो बार में लगेगा, यही हो जाएगा। और ये 276 इधर आया, इसको काटोगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। मतलब इसका एचसीएफ कितना है? 92। ये टोटल का एचसीएफ हो जाएगा क्या? 92। 92 क्या? सेंटीमीटर, क्योंकि सबको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था, तो यहाँ पे 92 सेंटीमीटर होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेंटीमीटर मीटर दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है, बस इसीलिए कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला सीन है। ठीक है, तो आपको देखते रहना है कि सेंटीमीटर मीटर ये पे भी ध्यान रखना है। 92 लाके ये नहीं कि जल्दी में मार के निकल गए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? 24। 24 में क्या बोला है? 42 छात्रों की कक्षा में 18 लड़कियां हैं। ये तो इजी है, तो लड़कों का प्रतिशत पूछ रहा है, ये आप लोग बना लेंगे। आगे चलते हैं। जब विजय 12 पेन बेचता है तो उसे 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? ठीक है, 12 पेन बेच रहा है तो 12 पेन का मान के चलो विक्रय मूल्य हम मान लेते हैं कि 12 पेन का विक्रय मूल्य ही 12 रुपया है। ठीक है, उसके उसको 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 12 पेन का विक्रय मूल्य 12 रुपया, तो 2 पेन का विक्रय मूल्य कितना? 2 रुपया। तो मतलब 12 पेन को उसको कितना में खरीदा होगा? उसने 10 रुपया में खरीदा होगा, यही है। 10 रुपया में खरीदा हुआ, 12 रुपया में बेच दिया, 12 तब ना 2 रुपया के 2 रुपया का लाभ हुआ, और दो विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ हुआ, कि 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ। तो 12 पेन का विक्रय मूल्य 12 रुपया, तो 2 पेन का विक्रय मूल्य कितना? 2 रुपया। तो यही उसको लाभ भी है। तो लाभ अगर ये रुपया ये है और विक्रय मूल्य 12 है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? 10 होगा ना। तो 12 पेन का क्रय मूल्य हो गया 10। आगे बोल रहा है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? लाभ प्रतिशत निकाल देंगे, 2 गुना 100, और क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में निकालते हैं ना लाभ परसेंटेज, तो 10 हो जाएगा। 2 5 10, मतलब 20%। एक सेकंड एक सेकंड, ये हो जाएगा कितना? 20%। इसका आंसर आपको 20%। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है एक दुकानदार अपने ग्राहकों के लिए अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद 26% लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 560 रुपया है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो, 560 रुपया क्या है? अंकित मूल्य है। इस पे 10% का छूट देता है, मतलब इसको 90/100 पे बेचता है। ये क्या हो गया? ये हो गया विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य से जब क्रय मूल्य निकालते हैं तो आपको पता है कि 100 को ऊपर लिखते हैं, और लाभ अगर हानि जो भी हो, अगर यहाँ लाभ हो रहा है तो 100 प्लस 26, 126 लिखते हैं। अगर हानि हो रहा होता है तो 100 माइनस 26 कर देते हैं। यही जो वैल्यू आपको देगा, यही आपको दे देगा किसका वैल्यू? क्रय मूल्य का। यहाँ तक का ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट करोगे तो विक्रय मूल्य आएगा, और जब ये वाला पार्ट भी ऐड कर दोगे तो क्रय मूल्य दे देगा। अब इसको सॉल्व कर लेना है। इसको इसको काटिए, कट जाएगा, कट जाएगा ना। उसके बाद इसको काट लीजिए, 3 से कटेगा, 42 कट, फिर 3 से कट जाएगा ना, और 14 से 56, 40 हो गया, 400 रुपया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है एक साड़ी 5% छूट पर 5871 रुपया में बेची जाती है, उसका अंकित मूल्य क्या है? 5% का छूट पर 5871 में, यही बताए थे ना कि 5871 क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। अब इसका 5% का छूट के बाद इससे क्या आपको निकालना है? इससे आपको प्राइस, मतलब जो उसका मार्क प्राइस था वो निकालना है। तो जब आगे से पीछे जाना होता है ना, तो 100 को ऊपर रखना होता है। 100 को ऊपर रखेंगे, और जो 5% का डिस्काउंट, मतलब 100 - 5 95 यहाँ रख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 19 से काटिए, 19 × 3 = 57, 117, नहीं कटेगा, 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6180, यही आपका आंसर हो जाएगा। 27 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। 28 नंबर बोल रहा है कि 1993 में जो है 3 कंपनियों की औसत बिक्री, 1998 में औसत बिक्री के बीच अंतर क्या है? तो 1993 में क्या क्या है? 30 है, 60 है, 90 हो गया, और 80 कितना हो गया? 90 80 कितना हो गया? 270। इसको अगर करेंगे बाय डिवाइडेड बाय 3। उसके बाद क्या बोला? 1998, 1998 में कितना कितना है? 1998 में पहले 50, फिर है 80, 130, 130 प्लस 100, 230। 230, इसको 230 माइनस कर लेंगे। दोनों का एवरेज का डिफरेंस ही तो पूछ रहा है, अंतर क्या होगा? 270 माइनस 230 कितना हो जाएगा? 40/3 हो जाएगा। कुछ गड़बड़ किया क्या?
93 बोल रहा था, 93 में 30 है, फिर 60 है, 90 और 80, 270, ठीक है। और उसके बाद 98 बोल रहा है, 98 में है आपको 50, देन 80, 130, 130, 230, ठीक है। कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? 1993 में तीनों कंपनी की औसत बिक्री 30, 60, 90, 80, 270, ठीक है। और 1998 में जो है वो है 50, 80 और 100, 230। ये कुछ तो गड़बड़ आ रहा है। ठीक है, इसको देखते हैं, लास्ट में कुछ कैलकुलेशन ही गलत हो रहा है क्योंकि औसत बिक्री और 1998 में, ठीक है कुछ तो गड़बड़ है इसमें, पता नहीं क्या करूँ तो मैं। ये तो 13 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इतना तो है नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। किस वर्ष में कंपनी ए और बी के बीच बिक्री का अंतर न्यूनतम था? ए और बी के बीच में बिक्री का अंतर न्यूनतम, देखो ए और बी कौन सा है, ए है ये वाला, और बी कौन सा है ये वाला। इसके बीच में यहाँ कितना का अंतर है, यहाँ 30 का है, यहाँ पे देखोगे तो और ज्यादा, यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे 90 और 60, यहाँ भी 30 का हो रहा है, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा होगा, इसको देखना ही नहीं है। यहाँ पे देखो 90 और 70, यहाँ पे 20 का डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद देखोगे यहाँ पे कितना ज्यादा ही हो रहा है, 30, कितना हो रहा है यहाँ पे 90 एंड 60, यहाँ भी 30 का हो जा रहा है, यहाँ पे 20 मिला था सबसे लोएस्ट अभी तक। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे भी मिल रहा है 90, यहाँ पे भी हो रहा है 20 का। तो मतलब दो जगह 20, देखते हैं ऑप्शन में है क्या। 1999 है, 1999 नहीं है, और आपका कहाँ है 1996 आया, तो 1996 हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कंपनी सी के द्वारा दी गई अवधि के दौरान औसत सालाना बिक्री कंपनी बी को औसत सालाना बिक्री का लगभग कितना प्रतिशत है? अब इसमें कुछ नहीं करना है, आपको कंपनी बी और सी दोनों का क्या करना है, औसत निकाल देना है। बी और सी का सालाना कितना हुआ, बी का सबका जोड़ लेना है, बी बी वाला कौन सा, ये वाला, ये 60, 90, 120 ऐसे करके सबको जोड़ लेना है, और उसका एवरेज निकालना है। एवरेज कितना से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद सी का भी निकाल लेंगे, और दोनों का प्रतिशत पूछ रहा है कि दूसरे का कितना, भाई ये निकाल के देखिए, अगर प्रॉब्लम होता है तो फिर ग्रुप में डालिएगा, ये बता दिया जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, और कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला है कि 30 पेन और 75 पेंसिल को 390 रुपए में खरीदा गया, यदि पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपया, ये तो इजी है, बना लीजिए आप लोग खुद से। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें कुछ भी नहीं था। 30 पेन का दाम दिया हुआ है, 75 पेंसिल का दिया हुआ है, टोटल 390 है, यहाँ से पेंसिल एक पेन का औसत मूल्य पूछ रहा है, ये निकालना इजी है, बना लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट बोल रहा है 10, 21, 5, 1, 13, 19, 2 का रेंज। रेंज क्या होता है ना, कि उस जो जो भी आपका दिया हुआ है सीरीज या जो भी बोलो, उसमें जो मिनिमम नंबर है और जो मैक्सिमम नंबर है, उसी के डिफरेंस को रेंज बोलते हैं। अब इसको, ये वाले को क्या करना है इस केस में, कि आपको इसमें सबसे मिनिमम कौन सा दिख रहा है, मिनिमम आपको दिख रहा है एक, और सबसे मैक्सिमम क्या दिख रहा है, वो दिख रहा है 21। सबसे मिनिमम कौन सा है, एक, एक से छोटा कोई भी नहीं है इसमें, और सबसे बड़ा कौन सा, 21, इससे बड़ा कोई नहीं है, तो 21 माइनस एक कितना हो जाएगा, 20, 20 इसका रेंज है, ठीक है। मतलब प्रसार बोलते हैं रेंज को, कि कितना दूर कहाँ से कहाँ तक का वो सीरीज है। तो 21 मैक्सिमम था और मिनिमम एक था, तो वही हो गया उसका। आगे चलते हैं 33। 33 में क्या बोला है, आदमियों की एक निश्चित संख्या एक काम को 20 दिन में करने के लिए सहमत हो जाती है, ठीक है। एक काम को 20 दिन में करेगी, मान के चलो एक्स नंबर ऑफ पीपल था, एक्स नंबर ऑफ पीपल कितना दिन में किया, 20 दिन में, 20x टोटल काम हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि 5 आदमी काम पर नहीं आता है, तो काम 40 दिन में होता है, ठीक है। पहले जो एक्स नंबर ऑफ पीपल था 20 दिन में करेगा, मतलब टोटल वर्क कितना हो गया, 20x। अब क्या बोल रहा है कि 5 आदमी नहीं आया तो 40 दिन में हुआ, 40 आदमी 40 दिन में हुआ, कितना आदमी काम किया, अब एक्स माइनस 5 कर रहा है, काम तो इक्वल होगा, ठीक है ना, काम तो इक्वल हो रहा है, ये 40 दिन में कर रहा है और ये 20 दिन में कर रहा है। यहाँ पे एक्स आदमी था, यहाँ पे एक्स माइनस 5 आदमी था, लेकिन वर्क तो इक्वल है, तो दोनों को इक्वल कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 20x हो जाएगा, ये 40x हो जाएगा, माइनस 200 हो जाएगा, यहाँ से आप अगर निकालोगे तो 20x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 200, मतलब x का वैल्यू कितना हो गया, 10। तो यही पूछ भी रहा था, उनकी संख्या का पता लगाएं, तो कितनी संख्या पहले थी, 10 संख्या पहले थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एक काम को ए जो है 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में कर सकता है। क्या कर सकता है, ए जो है कितना दिन में कर सकता है, ए कर सकता है कितने दिन में, 10 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है, बी कर सकता है 15 दिन में। और सी कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में।
यही है ना, सी 20 दिन में। ए और बी 4 दिन तक काम करता है, ठीक है। इसका पहले एफिशिएंसी निकालते हैं। तो तीनों का एलसीएम क्या होगा? तीनों का एलसीएम हो जाएगा 60। 10 का इसका एफिशिएंसी 6, इसका 4, इसका 3, ठीक है। तीनों का पता चल गया। अब क्या बोल रहा है कि ए और बी 4 दिन तक काम किया, तो ए और बी, इसका इसका दोनों का एफिशिएंसी जोड़ देते हैं। 6 4 10, 10 का एफिशिएंसी हो गया ए और बी का। ये 4 दिन तक काम किया, तो 10 गुना 4 कितना हो गया? टोटल 40 काम ये लोग कर लिया। अब बचा कितना? 20 काम बचा है। 20 टोटल काम आपके पास बच गया है। और करेगा कौन अब? ए को सी रिप्लेस कर देता है, ठीक है। जो पहले ए भी कर रहा था, अब कौन? बी सी करेगा। तो बी सी करेगा तो इसका एफिशिएंसी कितना है? 4 प्लस 3 7। 7 की एफिशिएंसी करेगा। और पहले कितना दिन काम कर चुका है? 4 दिन काम कर चुका है। अब कितना दिन काम करेगा? 20 काम करेगा 7 की एफिशिएंसी। तो अब इतना टाइम लगेगा, पहले 4 लग चुका है। इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, ये 48/7 होगा। यही आपका आंसर दे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका है हुमा। ये है हुमा की माँ हुमा को एबीसीडी से नामांकित ब्लूबेरी की 4 टोकरियां दी। प्रत्येक बेरी का वजन 5 ग्राम है, ठीक है। उस टोकरी को छोड़कर जिसमें सभी सरीवे, मतलब 4 टोकरी है एबीसीडी, ठीक है। 4 टोकरी है एबीसीडी, और सब में लगभग वजन कितना है? एक ब्लूबेरी का वजन कितना है? 5 ग्राम। लेकिन एक पेटी इसमें ऐसा है कि जो सरा हुआ है, और उसमें उसमें उस सरे हुए पेटी वाले में ब्लूबेरी का कितना वजन है? 3 ग्राम। अब आपको निकालना ये है कि इसमें से कौन सा पेटी है जिसमें कि सरा हुआ ब्लूबेरी है, यही बोल रहा है ना। और टोटल वजन दिया हुआ है आपको 44 ग्राम, ठीक है। इसमें टोटल वजन जो है चारों ब्लूबेरी के पेटी को मिला के कितना दिया हुआ है? 44 ग्राम। इसको जो है आप ऑप्शन से कर लो, सबसे बेस्ट है, ठीक है। अब मान के चलो कि ए वाला टोकरी में खराब वाला था, तो ए वाला टोकरी में कितना ब्लूबेरी है? एक ब्लूबेरी है, तो उसका वजन कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि खराब वाले का वजन 3 ग्राम ही था। दूसरा चलते हैं, बी वाले में 2 है, तो जो खराब, ये तो अगर इसको खराब मान रहे हैं ए वाले को, तो बी तो ठीक है। बी वाला 2 ब्लूबेरी का दाम कितना हो जाएगा? वेट 10 ग्राम, क्योंकि एक का 5 है। इसका कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और 4 वाले का कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? यूनिट डिजिट देख लेते हैं, 8 होगा। लेकिन आपको टोटल वजन कितना दिया हुआ है? 44 ग्राम, नहीं होगा ये। ए टोकरी नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं। आप बी टोकरी ले लो। बी टोकरी लोगे तो बी टोकरी मतलब ए टोकरी में तो पूरा का पूरा 5 ग्राम होगा। बी टोकरी में दो 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 ब्लूबेरी है, और एक का कितना वेट है? 3 ग्राम। क्यों? क्योंकि माने हैं कि बी वाला खराब था। तो इसका वेट कितना हो गया? 6 ग्राम। 3 दूना 6। और फिर 3, सी वाले में कितना है? 3 ब्लूबेरी है, तो इसका वेट कितना हो जाएगा? 15। डी वाले में कितना है? 4 ब्लूबेरी है, तो इसका कितना हो जाएगा? 20। अब इस सबको ऐड करो तो यूनिट डिजिट देख लेते हैं बस। 6 5 11 5 16। 16 16, हाँ। 16 मतलब 6, यानी कि ये भी नहीं होगा। अब चलते हैं सी में। सी को अगर मानते हैं, तो पहला वाला में तो 5 ग्राम हो जाएगा। पहला वाले में क्या हो जाएगा? 5 ग्राम हो जाएगा। दूसरे वाले में कितना हो जाएगा? 10 ग्राम हो जाएगा। सी तीसरे वाले में कितना हो जाएगा? 3 ब्लूबेरी है, 3 ग्राम के हिसाब से 9 हो जाएगा। और इस चौथे वाले में कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इसको जोड़िए, 20 10 30 20। इसमें यूनिट देखते हैं। 9 5 14, 4 तो हो रहा है, 2 1 3 44 हो जा रहा है। मतलब यही होगा कि इसका कौन सा पेटी खराब होगा? सी वाला पेटी खराब होगा। आगे चलते हैं, डी नंबर चलते हैं। डी में क्या बोल रहा है कि प्लस को माइनस लिख देते हैं और भाग को गुना लिख देते हैं। तो यहाँ कर देंगे सिंपल। भाग को गुना से और गुना को भाग से, ऐसा बोला, परस्पर बदला है, ये भी ध्यान देना, परस्पर बदला है। तो मतलब भाग को गुना में बदल देंगे, गुना को भाग में बदल देंगे। तो 7 को अगर भाग, ये गुना है, इसको भाग में बदलेंगे, तो 7 को 7 से भाग देंगे, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और उसके बाद वो भाग था तो उसको गुना में बदल देंगे, 1 इंटू 8 हो जाएगा। यहाँ माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ गुना है, ये भाग हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर प्लस है ना, प्लस है तो माइनस हो जाएगा 17। फिर माइनस है तो प्लस 14। फिर 100 माइनस है तो प्लस 100। हो जाएगा ना। इसको सॉल्व कर लेना है। इसको करोगे 8, ये कितना हो जाएगा? +2 माइनस 17 प्लस 14 प्लस 100, ये हो जाएगा ना। अब आप ये कर लो कि 8 2 10, 14 10 24, 24 में से 17 चल गया, 7 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 107 हो जाएगा। 107 आपका जो ए वाला ऑप्शन है यही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलता है 37 नंबर। 37 नंबर बोल रहा है माइनस प्लस गुना और भाग को कम से ए बी सी डी से निरूपित। ये तो कुछ नहीं है। जो ए को माइनस लिखा है, बी को प्लस लिखा है, सी को
गुना लिखा और डी को भाग लिखा है, वही इसमें बैठा देना है, जो भी आएगा आपको वो आ जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद। इसमें कुछ भी नहीं था, ये बना लीजिएगा आप लोग खुद से, बना लिए होंगे आई थिंक। आगे चलते हैं। 38 38 में बोल रहा है कि जब माँ की आयु 43 वर्ष थी तब माँ और पुत्र के बीच में आयु का अंतर है 21 वर्ष, ठीक है। तो मदर का कितना है, मदर का अगर 43 है, मदर का 43 है, तो बेटा का कितना होगा, सन का कितना होगा, 43 था ना, हाँ 43 है ये, 43 था, तो इसमें बेटा का 21 साल कम होगा, क्योंकि बेटा ऑब्वियसली छोटा होगा, अंतर है तो उससे छोटा होगा, इसको माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 22 साल का बेटा होगा। अब क्या बोल रहा है कि यदि पिता माँ से 3 वर्ष बड़ा है तो पिता का उम्र क्या हो जाएगा, फादर का क्या हो जाएगा, 3 वर्ष बड़ा है मतलब 46 हो जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि जब पिता की उम्र 50 होगी तब पिता और पुत्र की आयु में कितना अंतर होगा। जब पिता की उम्र 50 होगी तो इसका उम्र कितना हो जाएगा, 4 साल जब बढ़ जाएगा, 4 साल बढ़ जाएगा तो इसका कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी 4 साल बढ़ेगा ना, यहाँ भी 4 साल बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो 50 में से 26 घटाएंगे कितना होगा, 24 होगा। 38 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 38 का हो जाएगा डी, 24 का अंतर, क्योंकि 50 जब उसका बढ़ेगा, ये ध्यान रखना है कि इसको जब 50 करेंगे, सॉरी, इसको जब हम 50 करेंगे, इसको जब हम 50 करेंगे तो नीचे वाले में भी 50 होगा। यहाँ जब हम 46 + 4 ये 50 कर रहे हैं तो हमको यहाँ भी 22 + 4 26 करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें भी 4 साल पड़ेगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर 160 है, उन दोनों का अनुपात 5:3 है, उनका गुणनफल क्या है? ये इजी है, आप लोग बना लीजिएगा, आई होप। नेक्स्ट चलते हैं। वेंकट की वर्षगांठ 1 जनवरी 2022 को है, रविवार को दिन थी, उसकी अगली वर्षगांठ किस दिन होगी। तो देखो, रविवार का दिन था, और एक चीज आपको देखने वाला चीज क्या है, 2012 है, तो 2012 लीप ईयर होता है, और 1 जनवरी को था, तो लीप ईयर वाला आना अभी बाकी है। मतलब ऐसे नॉर्मल ईयर में कितना का चेंज होता है, वन का क्लास में बताया गया है, जब लीप ईयर हो तो कितना का चेंज हो जाएगा, 2 का। तो ये क्या था, ये था संडे, संडे है ना, पहले संडे है, तो ये क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, सोम मंगल, ठीक है ना, 2 का चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लीप ईयर है 2012, इसीलिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि इस श्रृंखला में कितने व्यंजन है जिनके ठीक पहले स्वर है और ठीक बाद में भी एक स्वर है। मतलब ऐसा बोल रहा है कि पहले कोई वॉवेल होगा, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वॉवेल, ऐसा कितना है। अब देखते हैं, जे एफ जे, पहले कॉन्सोनेंट ढूंढना शुरू करेंगे। जे कॉन्सोनेंट है, इससे पहले कुछ है ही नहीं, छोड़ देते हैं। एफ कॉन्सोनेंट है लेकिन इससे पहले वॉवेल नहीं है, छोड़ देते हैं। बी कॉन्सोनेंट है, इससे पहले भी वॉवेल नहीं है, छोड़ देते हैं। आई तो कॉन्सोनेंट है ही नहीं, ई कॉन्सोनेंट है ही नहीं, छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखो, जे कॉन्सोनेंट है, इससे पहले वोवेल है, इसके बाद भी वोवेल है, एक यहाँ पे मिल गया। आगे चलते हैं, ई कॉन्सोनेंट है ही नहीं। एम देखते हैं, एम है लेकिन इससे पहले तो है लेकिन बाद में नहीं है, तो छोड़ते हैं। आगे भी कॉन्सोनेंट है, इससे पहले वोवेल नहीं है, तो ये भी छोड़ते हैं। ई कॉन्सोनेंट है ही नहीं। एफ देखते हैं, एफ भी जो है कॉन्सोनेंट है और इससे पहले वोवेल है, इसके बाद भी वोवेल हो जाएगा। ओ कॉन्सोनेंट है ही नहीं, छोड़ते हैं। जे जो है कॉन्सोनेंट है, इससे पहले वोवेल है लेकिन इसके बाद वोवेल नहीं है। भी में भी पहले वोवेल नहीं है, उसके बाद ई में ई कॉन्सोनेंट है ही नहीं। जे कॉन्सोनेंट है लेकिन इससे पहले तो वोवेल है, बाद में नहीं है, ये भी हो गया कैंसिल। उसके बाद फिर जे चलते हैं, तो ये कॉन्सोनेंट है लेकिन इससे पहले वोवेल नहीं है। भी से पहले वोवेल नहीं है, फिर एम से पहले वोवेल नहीं है, ई कॉन्सोनेंट है ही नहीं, एक्स कॉन्सोनेंट इसके बाद कुछ है ही नहीं, तो इसको छोड़ते हैं। मतलब 2 पेयर हमको मिला ऐसा जिसमें कि पहले वोवेल था, बाद में कॉन्सोनेंट, फिर बाद में वोवेल, ठीक है। तो 2 पेयर, 2 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे 42 इजी है, 42 लास्ट कौन सा आएगा ये बता चुके हैं क्लास में भी। आपको ज्यादा कुछ इसमें नहीं देखना था, 2 डिजिट तक ही देखिए, अ, 2 अल्फाबेट देखिए इसमें। डी ई देखिए, सब में डी ई शुरू हो रहा है और पूछ रहा है लास्ट, लेकिन इसमें डी आई है तो ऑब्वियसली ये लास्ट होगा। जब डी ई सब में है तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ यही सब होगा, लास्ट वाला डी आई वाला हो जाएगा। तो लास्ट पूछ रहा है तो ये इजी हो गया। आगे चलते हैं। आगे बोला कि 3740 को 3 भागों में बांटा जाता है, तो पहले का आधा भाग, मान के चलो पहला नंबर जो है ए था, उसका आधा भाग जो है वो दूसरे के 1/3 के बराबर होगा। मतलब दूसरा बी था तो उसके 1/3 के बराबर होगा। तीसरा क्या बोला है, सी के छठे भाग के बराबर, सी के छठे भाग के बराबर, यही बोल रहा है। तो एक चीज आपको पता होना चाहिए कि जो इसके बटे में जो भी आएगा ना, वही इसका रेशियो भी होता है। अगर आपसे यहाँ पे पूछ दे ए रेशियो बी रेशियो सी क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2:3:6, ठीक है। अगर इसके साथ में ऐसा अगर रहता है 2A अनुपात 3B अनुपात 6C ऐसा रहता है, तो हम लोग एक कॉमन एलसीएम तीनों का लेकर के भाग दे देते हैं इसमें, ठीक है। इसमें जैसे इसका एलसीएम क्या होता है, 12, भाग लेके इसको नीचे लाते हैं, नीचे में जो होगा वही उसका
क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका नीचे में 2 3 6 था, तो ये इसका रेशियो हो जाएगा। अब तो ये इजी हो गया, 2 3 6 के रेशियो में है तो कैसे बटेगा ये आप देख लो, ये आप कर सकते हो इजी। 6 3 9 2 11, 11 का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, 11 का वैल्यू दिया हुआ है 3740। तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक का वैल्यू हो जाएगा 340। तो 340, तो दो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 680। 680 कहाँ पे है, 680 सी में है, तो सी आंसर हो गया, 43 का हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट बोल रहा है 44 नंबर में, क्या एक पहिए की त्रिज्या 0.35 मीटर है। ठीक है, एक मिनट, वीडियो तो चल रहा है ना मेरा, ठीक है। एक पहिए की त्रिज्या कितना है, 0.35 मीटर, और वो 450 चक्कर लगाता है एक मिनट में। ठीक है, 0.35 मीटर अगर उसका पहिया का त्रिज्या है, तो उसका परिमिति पहले लगा निकाल लेंगे, तब तो पता चलेगा एक चक्कर में वो कितना दूरी तय करता है। वो उसका परिमिति ही तो बताएगा। मान के चलो ये पहिया है, वो एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, वही जो इसका परिमाप होगा वही ये चीज बताएगा ना। तो इसका परिमाप निकालते हैं। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7। आर का वैल्यू यहाँ कितना हुआ, 0.35 मीटर। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना सा होगा, 0.05। ये ध्यान रखना, 0.05 होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 44 इंटू 0.05, इसको कर लो, ये हो जाएगा 2.2 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि इसको 450 चक्कर लगाना है। ठीक है, 2.2 एक चक्कर में ट्रेवल करता है, और इसको 450 चक्कर लगाना है। इसको अगर निकालोगे, एक सेकेंड, ये कितना, 2.2 एक चक्कर में करता है, और आपको कितना चक्कर लगाना है, 450 चक्कर लगाना है। तो इसको देख लेते हैं एक बार, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा 990। 990, तो एक 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 मिनट में वो कितना चक्कर लगा लेगा, एक मिनट में 450 चक्कर लगाता है। तो एक मिनट में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, एक मिनट में देखो, एक चक्कर में 2.2 2.2 मीटर चक्कर वो डिस्टेंस तय करता है एक एक चक्कर में। तो 450 चक्कर में कितना कर लिया, 990 मीटर। तो मतलब एक मिनट में वो कितना कर रहा है, 990 मीटर। ठीक है, तो 60 मिनट में कितना कर लेगा, 60 मिनट में मतलब एक घंटे में कितना कर लेगा, 990 इंटू 60, यही हो जाएगा ना। अब आपसे पूछे कि ये किलोमीटर पर आवर में, ये मीटर है, ये मीटर है, किलोमीटर पर आवर में जब पूछे तो इसको क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो ये जीरो कट गया, ये जीरो कट जाएगा, 9 6 59.4 हो जाएगा। ये 10 से डिवाइड करेंगे तो 59.4, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, आपको इसमें करना क्या था, पहले आपको निकाल लेना था कि वो एक चक्कर कितना, तो एक चक्कर तय करेगा तो कितना डिस्टेंस तय करेगा, तो उसके लिए आपको परिमाप निकालना पड़ेगा। ठीक है, वो निकाल लिए, फिर क्या करेंगे, एक चक्कर में अगर वो इतना दूरी तय कर रहा है तो 450 चक्कर में कितना करेगा। जब 450 चक्कर में निकाल लिए तो मतलब क्या, एक मिनट में कितना हुआ डिस्टेंस, वो पता चल गया। जब एक मिनट में पता चल गया तो 60 मिनट में निकाल लिए, और 60 मिनट में जो निकला उसको 1000 से भाग दे दिए, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है, एक आदमी जो है 3000 रुपया में कोई साइकिल खरीदा, उस पर 12% का ब्याज दिया, साधारण ब्याज दिया। ठीक है, तो और मूलधन और ब्याज को 12 समान किस्तों में लौटाया। ठीक है, तो जब वो 3000 में खरीदा था, इस पे कितना का ब्याज दे दिया, 12% का ब्याज दिया एक साल के लिए। ठीक है, यही हो जाएगा। उस पे कितना का इंटरेस्ट दे दिया, 360 रुपया वो इंटरेस्ट दिया। 3000 उसका मूलधन था, और 360 का वो इंटरेस्ट दे दिया, कितना हो गया, 3360 रुपया। अब 3360 को 12 किस्त में दे रहा है, तो 3360 को निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा ये, 2 से कटेगा, 12 दूना 24, उसके बाद 24 9 ना 96, 12 96, 280, 280 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 46, प्रत्येक वर्ष शुरुआत में 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या करता है, 4000 रुपया निवेश करता है। 2 साल बाद उसका पूछ रहा है क्या होगा। तो 4000 रुपया निवेश करता है प्रत्येक वर्ष। तो एक देखो, फर्स्ट ईयर जो निवेश करेगा उस पे तो उसको 2 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि 2 साल बाद पूछ रहा है। तो फर्स्ट ईयर वाले पे 5% का वैल्यू क्या होता है, ये बताओ। 5% को हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे 21/20 लिख सकते हैं। 5 को लिखें, 5% कैसे लिखेंगे, 105/100। इसको काटेंगे तो क्या होगा, 21/20, यही हो जाएगा। फिर 2 साल का निकालना है तो 2 बार ये 21/20 करना पड़ेगा, 20 दूना
इसको 20 20 से 400 हो जाएगा, तो ये कटेगा तो ये 10 हो जाएगा, इसको निकालेंगे तो कितना होगा 4410, ये हो जाएगा 2 साल का इंटरेस्ट 4000 पे। लेकिन ये पहला ईयर में जो इन्वेस्ट किया वो, फिर उसको बोला है कि सेकेंड ईयर में भी वो फिर से 4000 करेगा, क्योंकि दोनों ईयर में अलग अलग 4000 कर रहा है। तो सेकेंड ईयर में जब 4000 इन्वेस्ट करेगा उस पे तो उसको 1 साल का ही इंटरेस्ट मिलेगा, यही मिलेगा उसको। ये क्या होगा, ये मिलेगा उसको 4200 रुपया, और यहाँ पे कितना मिला था 4410 रुपया, दोनों को जोड़ देंगे वही उसका टोटल हो जाएगा, 8610 उसको टोटल मिलेगा 2 साल बाद। ठीक है, इसमें बस ध्यान देने वाला बात ये था कि फर्स्ट ईयर वाले में उसको 2 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 47। 47 में क्या बोला है, 47 में बोल रहा है 9 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक आयत का विकर्ण। विकर्ण तो ऑब्वियसली आप निकाल सकते हैं, विकर्ण निकालिएगा, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना है और रूट निकालना है। 81 + 36 कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। 117 को हम तोड़ेंगे तो तीन तीन से तोड़ेंगे तो टूट जाएगा ना। 117 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुना क्या लिख सकते हैं 13, इसका रूट यही ना निकालना था, 117 का रूट ही ना निकालना था। तो इसमें 3 बाहर आ जाएगा, रूट 13। अब यहाँ प्लस माइनस वाला भी ऑप्शन दिया है, प्लस माइनस इसलिए नहीं होगा क्योंकि लेंथ का बात कर रहा है, विकर्ण का बात कर रहा है, विकर्ण का बात कर रहा है ना, विकर्ण कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए आपका आंसर प्लस वाला होगा। ठीक है, ये ध्यान देने वाला चीज था कि प्लस माइनस वाला नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि रूट है तो प्लस माइनस वाला हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि लेंथ का बात कर रहा है, और जब भी लेंथ बात करेंगे तो लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि 2x² - 5x + 2 का सही गुणनखंड चुने। सही गुणनखंड वही होगा जो इसको पूरा पूरा भाग लगाएगा, और भाग कब किस केस में लगेगा, जबकि x का वैल्यू अगर ये 2 रख देते हैं और इसका मान 0 आ जाए, मतलब इसका ये जो भी है इसको इक्वल कर लेते हैं 0 का। ठीक है, और x² यहाँ से क्या आ जाएगा 2 आएगा, और ये इसके इसमें अगर पुट करने के बाद इसका वैल्यू 0 आ जाता है तो मतलब वही उसका सही गुणनखंड हो जाएगा। आप ट्राई करके देख लो, दो दो रखोगे, x का -2 मतलब ये 2 रखोगे यहाँ पे वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 -10 + 2, इसका वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप ट्राई करके देख लो, 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 दूना 18 -15 + 2, ये होगा नहीं होगा, 0 नहीं आ रहा, नहीं होगा। तीसरा देखते हैं, x का वैल्यू 4 रखते हैं, 16 दूना 32 -20 + 2, नहीं हो रहा है, तो जो पहले वाले में आंसर आ गया वही हो जाएगा, मतलब उसका वैल्यू वहां पे पुट करके देख लेंगे, अगर 0 आ रहा है तो हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है 4 और -2 चतुर्थांश, कौन से चतुर्थांश, चतुर्थांश का आपको पता होगा, क्वाड्रेंट का पता होगा कैसा होता है। ये वाला जो होता है इसको x एक्सिस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं y एक्सिस बोलते हैं। ये जो होता है x डैश बोलते हैं, इसको y डैश बोलते हैं, ऐसा ही होता है ना। इस पे जो भी नंबर होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ जो ऊपर जो भी होता है ये पॉजिटिव होता है, यहाँ x का निगेटिव होता है, यहाँ y एक्सिस का निगेटिव होता है। और आपको जब कोई बिंदु का बात करें तो पहला जो होता है वो x का कोऑर्डिनेट बताता है, और ये जो बाद वाला होता है वो y का कोऑर्डिनेट बताता है। तो x का कोऑर्डिनेट क्या है, +4। +4 मतलब इस साइड में रहेंगे, हम इस साइड नहीं जाएंगे, +4 इस साइड में रहेंगे, 4 कहीं यहाँ पे होगा। उसके बाद बोल रहा है कि y का -2 जाएंगे, -2 जाएंगे मतलब नीचे आएंगे, क्योंकि ये वाला जो है माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस में नीचे आएंगे, मतलब इधर हमको कहीं आना पड़ेगा। तो इधर जब हम कहीं आएंगे तो मतलब ये कौन सा कोऑर्डिनेट हुआ, इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको सेकेंड बोलते हैं, इसको बोलते हैं थर्ड, और इसको बोलते हैं क्या फोर्थ। तो कौन से कोऑर्डिनेट में हो जाएगा, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि समलम चतुर्भुज का परिभाषा एक तरह से पूछ रहा है, समलम चतुर्भुज कैसा होता है। समलम चतुर्भुज ऐसा ही होता है ना, जिसका जो आमने सामने, ये हो गया आपका क्या समलम चतुर्भुज, ट्रेपेजियम जिसको बोलते, ठीक है, ट्रेपेजियम जिसको बोलते हैं। अब बोला इसमें सभी भुजाएं एक समान होती है, क्या इसमें एक समान होता है, नहीं होता है ट्रेपेजियम में एक समान। नेक्स्ट है विपरीत भुजाएं एक समान होती है, क्या विपरीत भुजाएं यहाँ एक समान दिख रहा है आपको, नहीं रहता है इसमें विपरीत भुजाएं एक समान। बोलता है समांतर विपरीत भुजाएं के 2 जोड़े होते हैं, मतलब समांतर भुजाओं का 2 जोड़ा, एक जोड़ा तो यहाँ पे है, दूसरा जोड़ा क्या है, ये समांतर आपको लग रहा है, नहीं है, तो ये नहीं है। चौथा बोला समांतर विपरीत भुजाओं का एक जोड़ा होता है, तो समांतर विपरीत भुजाओं का एक जोड़ा होता है, ये दोनों हमेशा ट्रेपेजियम में क्या होता है, समांतर होता है, मतलब कि डी ऑप्शन आपको सही चीज बता रहा है। नेक्स्ट बोल चलते हैं। नेक्स्ट में बोला है एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई का पता लगाएं। अब एक चीज देखो, मीनार है, मान के चलिए मीनार है, इसके मीनार है, ठीक है, ये वाला मीनार है, ये मीनार है, मीनार के मतलब यहाँ से मीनार के आधार से, आधार ये हो गया, यहाँ से 20 मीटर की दूरी पे कोई बिंदु है, यहाँ से इसका जो है ना
कोण कितना दिया हुआ है, उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। आपको पता है 60 डिग्री जब होता है तो टेन 60 का वैल्यू क्या होता है, टेन 60 का वैल्यू होता है √3/1। मतलब कि वन क्या है, बी का वैल्यू है और पी का वैल्यू कितना है, √3 है। तो अगर ये इसका रेशियो अगर देखेंगे √3 और 1 का होता है, तो 1 का वैल्यू अगर 20 है तो √3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 √3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसका मान क्या हो गया, 20 √3 हो गया। अब आपसे पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई, यही पूछ रहा था, इसी का वैल्यू 20 √3। अब √3 का वैल्यू क्या होता है, 1.732। इसको 20 से मल्टीप्लाई करना है, बस यही क्वेश्चन था, इसको मल्टीप्लाई कर लो। अब एक एक जीरो ये वाला जो है इसको इधर ले आएगा, 34.64 हो जाएगा। ये अप्रॉक्स आंसर पूछ रहा था, यही हो जाएगा 34.6। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट बोल रहा है टेन ए का वैल्यू दिया हुआ है, टेन बी का वैल्यू दिया हुआ है और कॉसेक ए माइनस बी का पूछ रहा है। ठीक है, टेन ए का वैल्यू दिया हुआ है, मान के चलो कोई एक ऐसा त्रिभुज है, इसमें ए यहाँ पे है। ठीक है, टेन ए का वैल्यू कितना था, 15/8। 15/8 का मतलब क्या होगा, ये हो गया 15, ये हो गया 8। ये अगर 15 8 तो ये कितना होता है, 17 हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 724 है। मतलब एक और त्रिभुज है, इसमें बी जो है, ये जो है बी वाला, ये कितना है, ये 7 है, ये 24 है, तो इसमें ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब आपको क्या पता है कि पूछ क्या रहा है, कॉसेक ए माइनस बी पूछ रहा है। तो कॉसेक का आपको पता होगा, कॉसेक ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ पे लिखते हैं, ऊपर लिख लेते हैं। कॉसेक ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए माइनस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/sin ए माइनस बी। ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस, साइन ए इंटू कॉस बी, और फिर कॉस ए इंटू साइन बी, यही होता है ना फॉर्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू हो जाएगा कॉस बी, और फिर हो जाएगा माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, यही होता है इसका फॉर्मूला। अब यहाँ से जो है आपको साइन ए कॉस बी का वैल्यू निकाल के रख देना पड़ेगा। अब ए बी वाला जो बनाया था या नीचे बना लेते हैं। ठीक है, ये था आपका ए वाला। ए वाले में क्या था, ए वाले में आपको दिया हुआ था, ए वाले में आपको दिया हुआ था कितना, 15 8, 15 8, तो ये हो जाएगा 17। और बी वाले में क्या दिया हुआ है, बी वाले में दिया हुआ था आपको 7 24 और ये हो जाएगा 25। अब यहाँ से आपको पूछ रहा है साइन ए, ये ए वाला है, ये बी वाला है। साइन ए, साइन ए क्या होता है, साइन ए क्या होता है, पी बाय एच होता है ना। साइन का वैल्यू क्या, साइन को क्या लिखते हैं, पी बाय एच लिखते हैं। पी कितना है, पी है 15, तो इसको लिख देंगे 15/17। अब बोल रहा है कॉस बी, यहाँ पे आते हैं, बी वाला ये है कॉस बी, कॉस को क्या लिखते हैं, बी बाय एच लिखते हैं, तो इसको लिख देंगे 24/25। इसमें माइनस करेंगे कॉस ए, कॉस ए यहाँ पे आएंगे, कॉस ए को क्या लिखते हैं, कॉस ए बी बैच, तो बी बैच मतलब यहाँ हो गया 8/17। एच यही ना है, एच यही वाला है, बेस यही वाला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोला है साइन बी, साइन बी का क्या, यहाँ पे आएंगे, साइन बी कितना हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा 7/25। एक तरह से आपको 17/25 यहाँ पे आ जाएगा क्या, एलसीएम दोनों का अब करोगे 24 × 15 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 × 7 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। लंबा जाएगा, ऐसे आप ऑप्शन से देख सकते हो, यूनिट डिजिट से देख सकते हो। 7 × 25 आ रहा है, नहीं ये कटेगा आई थिंक बाद में जाके, तो इसीलिए आप यूनिट डिजिट भी नहीं देख पाओगे। ठीक है, इसको करना पड़ जाएगा, इसको कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा, इसको कर लेना कैलकुलेशन, जो भी आएगा ये आ जाएगा इसी से। ये फॉर्मूला अच्छे से देख लेना, साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी, और कॉस ए माइनस साइन बी। ठीक है, इसको उल्टा करना है, एक सेकेंड। 17 × 25 ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ कॉसेक वाला था 1/sin a माइनस बी, ये ऊपर जाएगा। अच्छा यही तो यूनिट डिजिट मिल जा रहा है। 17 × 25 क्या, 420, अच्छा 425 सबके ऊपर में है, मतलब नीचे वाले का कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसको कर ही लेते हैं चलो, क्योंकि दिक्कत होगा नहीं तो, कैलकुलेटिव है थोड़ा, कर लेते हैं। हाँ ये था ना, 15 × 24, 15 × 24 करेंगे, कर लेते हैं। 15 × 24 कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, आप मत कर लेना,
आपको करना है कैलकुलेशन, जितना ज्यादा करोगे उतना फायदा होगा। ये कितना हो जाएगा 56, 360 में 56 घटेगा कितना हो जाएगा 304 बाय 17 इंटू 25, तो इतना पता है कि 425 होगा। 304 बाय 425 होगा। अब जो है ये किसका वैल्यू निकला आपको, साइन ए माइनस बी का, लेकिन आपसे पूछा किसका है, कॉसेक ए माइनस बी का। कॉसेक ए माइनस बी आपको पता है 1 बाय साइन ए माइनस बी होता है, 1 बाय साइन ए माइनस बी होता है। तब इसका वैल्यू कॉसेक वाले का पूछेंगे तो इसको 1 बाय 304 बाय 425 लिखेंगे। इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर, ये उल्टा हो जाएगा, 425 बाय 304 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। 53 नंबर, रेखा पूर्व की ओर जाती है। अच्छा, इसमें जो है घूमती है वो पहले 90 डिग्री दाया फिर बाया। तो आपको बताए थे कि इसमें राइट डायरेक्शन वाला एक साथ लिख लेना है, लेफ्ट वाला एक साथ लिख लेना है। राइट वाला क्या है, पहले वो 90 डिग्री दाया घूमती है तो 90 दाया घूमी। फिर क्या है वामवर्त 45, लेफ्ट में 45 घूमी। फिर क्या है दाया में 90 डिग्री घूम गई, तो यहाँ 90 डिग्री घूम गई, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, राइट वाला 180 हो गया, लेफ्ट वाला कितना हो गया 45 हो गया। दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 135। 135 किस डायरेक्शन में, राइट में, क्योंकि राइट वाला ज्यादा है। 135 राइट में। और वो चल किधर रही थी, पहले वो किधर चल रही थी, पूर्व की ओर, पूर्व की ओर चल रही थी। अब वो 135 घूमेगी राइट में, राइट में घूमेगी मतलब इधर घूमेगी। 90 यहाँ पे होता है, 135 होगा तो यहाँ पे होगा। और ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। ये बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें इस साइड भी कुछ मैथ्स हैं। हाँ ये वाला है एक। इसमें बोल क्या रहा है, इसमें बोल रहा है क्या कि टी एस की माँ है, निम्नलिखित कौन से विकल्प का अर्थ है टी एस की माँ है। इसमें सबको चेक ही करना पड़ेगा, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। एस भागा डब्लू, एच जी की बेटी, एस भागा भाग मतलब डिवाइड अगर होगा तो उसका मतलब क्या है, एच जी की बेटी है। पहली वाली जो है वो दूसरे की बेटी है, तो यहाँ पे एस जो है वो किसकी बेटी है, डब्लू की बेटी है, ऐसा बोलना चाह रहा है। डब्लू प्लस टी का मतलब क्या है, डब्लू प्लस टी का मतलब है एच जी की माँ है, डब्लू जो है वो टी की भी माँ है, ऐसा है। तब इसमें टी और एस का कहीं से संबंध बन रहा है कि वो इसकी माँ है, नहीं है, ये दोनों भाई बहन ऐसा कुछ होगा, तो ये वाला कॉन्सेप्ट गलत, पहला वाला गड़बड़ हो गया। ये ट्राई करते हैं, एस भागा डब्लू। एस भागा का अर्थ क्या है, एच जी की बेटी है, एच जो है जी की बेटी है, एस जो है वो डब्लू की बेटी है, ये बोला। उसके बाद डब्लू माइनस टी बोल रहा है, तो माइनस बोला एच जी का पति है, मतलब डब्लू जो है वो टी का पति है, ऐसा बोल रहा है। डब्लू जो है वो टी का पति है, ये पति है ये पत्नी हो जाएगा, दोनों हस्बैंड वाइफ है। और ये इसकी बेटी है, तो यही बोल रहा था ना टी एस की माँ है, तो टी तो एक तो फीमेल है, और ये दोनों की बेटी ये है, तो टी एस की माँ हो ही जा रही है। यही वाला ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि कौन सी श्रृंखला अगली श्रृंखला होगी। ठीक है, अगली श्रृंखला कौन सी होगी ये बोल रहा है। तो अब देखो डिफरेंस निकाल लेते हैं। 45 65 का डिफरेंस कितना होता है 20। उसके बाद 65 और 90 का 25। 90 और 125 का 35। उसके बाद 125 और 80 का 45। अब इसका बीच का डिफरेंस निकालते हैं, 20 और 25 का 5, 25 और 35 का 10, 35 और 45 का 10। एक सेकेंड, अच्छा यहाँ 55 हो जाएगा, सॉरी। ये जो है ये वाला 55 है, डिफरेंस 55 का हो रहा है। यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा 20। ये कितना हो जाएगा 20। आप एक चीज देख रहे हो कि यहाँ पे क्या किया, पहले 5 बढ़ाया फिर 10 बढ़ा दिया, ये क्या है ना, यहाँ पे 5 बढ़ाया फिर यहाँ 10 बढ़ा दिया, तो आप यहाँ 15 बढ़ा सकते हो, 15 बढ़ाओ 35 हो जाएगा ये। 35 55 कितना हो जाएगा, 35 55 हो जाएगा 55 5 60 110। 110 मतलब 180 में 110 जोड़ोगे तो, एक सेकंड कुछ गड़बड़ किया मैंने, 5 10 20। अच्छा इसको दुगुना कर दिया है, 5 गुना 10, 10 गुना 2 20, अब 20 गुना 2 करेंगे तो 40, यहाँ डायरेक्ट 40 कर सकते हैं हम लोग, ये वाला करने का जरूरत नहीं था। ठीक है, यहाँ 10 किया है डिफरेंस, यहाँ 20 किया है डिफरेंस, और यहाँ पे क्या कर देंगे 40 कर देंगे, तो 55 40 कितना हो जाएगा, 55 40 95, 95 180 में जोड़ो कितना होता है 275, ये हो जाएगा आंसर। 55 का क्या हो जाएगा, 55 का डी हो जाएगा 275। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको मैथ दिखेगा कहाँ पे, मैथ रीजनिंग, हाँ ये वाला, ये श्रृंखला बोल रहा है, श्रृंखला में कौन सा पद गलत है। ये तो इजी है, 6 और 5 11, 11 5 16 हो रहा है। यहाँ 16 5 21 कर देते तो 21 5 26 हो जाता, तो ये वाला गलत है, यहाँ 21 होना चाहिए था, तो फिर सीरीज सही हो जाता, तो ये 20 वाला गलत है। ठीक है, 61 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट चलेंगे तो नेक्स्ट में ये बोल रहा था, ठीक है, आपको सीरीज को पूरा करना है। ये वाला क्लास में हो चुका है। आपको देखो, आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखो, लास्ट में देखो, ये वाई वाई जेड ए दिख रहा है, यहाँ भी देखो आप, आपको वाई जेड दिख रहा है, वाई जेड, उसके बाद ए का जगह भी है, तो आप इसको वाई जेड ए लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। उसके बाद एक खाली है, तो चलो यहाँ भी खाली है। अब ये वाला चीज यहाँ पे देखो, जेड जेड दिखा था, जेड के बाद ए बी लिखा है, यहाँ भी खाली है, तो आप इसको बी बना सकते हो, ठीक है ना। तो आपको एक सिंपल सा यहाँ पे दिखेगा सीरीज कि x b के बाद क्या आया है, x आया है, तो यहाँ भी x डाल देंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे x के बाद क्या दिख रहा है, y दिख रहा है, तो ये भी डाल देंगे, मतलब एक सीरीज दिखेगा x के साथ ट्रिपल y, फिर जेड ए बी। यहाँ भी x के साथ हमको दिख रहा है ट्रिपल y का स्कोप है, फिर जेड ए बी हो जाएगा, फिर x के साथ ट्रिपल y और जेड ए बी, फिर x के साथ ट्रिपल y और जेड ए बी, इस तरह से जो बनेगा वही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। आपको ये सीरीज में क्या बोला है कि ये नेक्स्ट नंबर क्या होगा ये पूछ रहा है। तो बी के बाद देखो क्या किया, सी डी ई तीन को छोड़ के एफ लिख दिया, एफ के बाद क्या किया, जी एच आई को छोड़ के जे लिख दिया। तो आप भी क्या करोगे, के एल एम को छोड़ के एन लिख दोगे, एन वाला एक ही ऑप्शन है, 63 का क्या हो जाएगा, 63 का हो जाएगा आपको सी। क्योंकि जो जो सीरीज फॉलो किया है ना वही हमको भी करना है, और एन वाला एक ही ऑप्शन है, तो वही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद जीके है ये सब। यहाँ पे एक दिख रहा है 80 नंबर, 80 नंबर देखिए, 80 नंबर में क्या किया है, आर को लिखा है क्या, आई, आर कितना होता है 18, आई कितना होता है 9, ये आर और आई एक दूसरे का ऑपोजिट है, ई क्या होता है 5, और भी इसका ऑपोजिट है 22, एम का ऑपोजिट है एन, मतलब ठीक ऑपोजिट लिख दिया है। तो के का 11 होता है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा 16 होगा, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा 16, 16 किसका पोजीशन होता है पी का। तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है, ये वाला ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ई, ई का क्या होता है 5, इसका ऑपोजिट क्या होता है भी, भी हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये नहीं होगा फिर, ठीक है। 80 हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। अब बोला है संग्रहालय में क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं, तो पुस्तकालय में क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है ना। संग्रहालय में अगर देखते हैं तो पुस्तकालय में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। बोल रहा है दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल कितना है, 399 है, तो उनमें छोटी संख्या क्या है। इसका सबसे बेस्ट है कि इसको बनाने, पूरा बनाना नहीं है, इसको ऑप्शन से देख लेते हैं। 19 छोटा संख्या होगा, तो बड़ा क्रमागत क्या संख्या होगा 21, इसका यूनिट डिजिट हो रहा है 9, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 23 है, 23 को अगला क्या होगा विषम संख्या 25, तो इसका यूनिट डिजिट 5 हो रहा है, नहीं हो रहा है ये। नेक्स्ट चलते हैं, 21, 21 का नेक्स्ट 23 हो जाएगा, 23 1 3 नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 17 का क्या होता है नेक्स्ट 19 होता है। यही है ना क्रमागत विषम संख्या, तो पहला 17 अगर छोटी संख्या है, तो अगला विषम संख्या क्या होगा 19 होगा। तो 17 19 इसका भी यूनिट डिजिट 3 आ रहा है, तो नहीं होगा, पहला वाला जो था वही हो जाएगा, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 9 आ रहा था, ठीक है। यूनिट डिजिट से बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन सबको कर लेंगे, 3 या 9 या 27 या 81, 81 लिख देंगे इनटू, अब इसका डेसिमल कितना में है वो देख लेंगे, ये पॉइंट जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, डेसिमल के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। तो इसमें चलते हैं, एक डेसिमल वाला हो गया, दो डेसिमल हो गया, एक दो तीन हो गया, तीन तीन छह हो गया, मतलब 10⁻⁻6 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद बोला है जब 10⁻10 को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात करें। अब एक चीज देखो, 3 के पावर 10 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आपको रिमाइंडर बचेगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो आप एक चीज देखो, इसको लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर टू द पावर 5/7 लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 9⁻5/7 इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब जब लिख सकते हैं तो 9⁻5 का मतलब क्या हुआ, उसका मतलब तो ये होता है ना 9 × 9 × 9 × 9 यही हुआ, इसके डिवाइडेड बाय 7। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। आपको पता है कि जब 9 को सेपरेटली 7 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या आएगा, हर केस में क्या आएगा 2 आएगा, 2 रिमाइंडर आएगा ना, तो ये 5 बार आएगा, क्या आएगा 5 बार रिमाइंडर 2 ही आएगा, क्योंकि साथ साथ तो इससे कट जाएगा, बचेगा कितना 2, इसमें भी साथ कट जाएगा, बचेगा कितना 2, इसमें भी कट जाएगा 2, इसमें भी कट जाएगा 2 बचेगा, तो 2 5 बार आएगा, मतलब आपके पास क्या बच गया 2⁵ डिवाइडेड बाय 7 ये आ गया। तब 2⁵ करेंगे तो उसको क्या लिख सकते हैं 32, 32 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 4 बार, तो कट जाएगा, बचेगा कितना शेषफल 4। तो अगर आपको 3⁻10/7 करना है तो आपको यही नंबर आएगा 4, आपको रिमाइंडर में बचेगा। इसका निकालने का तरीका आप देख लिए, इसी तरीके से निकाल देना है। नेक्स्ट
नेक्स्ट बोल रहा है 0.0234 पे रैकरिंग लगा हुआ है और उसका वैल्यू पूछ रहा है। आपको पता है कि जब रैकरिंग लगा हो और एक नंबर इसमें छोड़ा भी है, देखो 234 पे लगा है, उससे पहले जो जीरो है इसको छोड़ दिया है, 0.0234 था, इसमें इस पे लगाया है, ठीक है, ये वाला छोड़ दिया है। तो आपको पता है कि जब ऐसा कुछ करता है तो आपका काम क्या है, ये वाला नंबर पूरा लिख लेने का। लेकिन यहाँ पे जीरो है तो पहले लिखने का मतलब नहीं, फिर भी लिख लो 0234 को, फिर इसमें से जिस पे रैकरिंग नहीं है उसको माइनस कर लेना है। यहाँ जीरो माइनस करने का कोई मतलब है नहीं। उस पे क्या हो जाएगा, जितना रैकरिंग वाला है उसको 999 लिखेंगे, और जिस पे नहीं है उसके बदले में क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। अब इसको काट देते हैं, तो इसको काटेंगे, 3 से कटेगा, कट जाएगा। इसको भी काट दो, 3330 हो जाएगा, ठीक है। ये 200 और कटेगा, ये कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अच्छा इसको 3 से पहले काट लेते हैं ना, 3 से काट लेते हैं, 26 हो जाएगा, 3 से हो जाएगा 1110, ठीक है। अब 2 से काटते हैं, 13, इसको करेंगे तो 2 पंचा 10, ये 555 हो जाएगा, ठीक है। 13 में ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया। पहले अगर रैकरिंग वाला जो है इसमें से टोटल नंबर में से जिसमें रैकरिंग नहीं है उसको घटा लेंगे, उसके बाद बटे में क्या आएगा, जिस पे रैकरिंग है उतना बार 9, और जितना पे रैकरिंग नहीं है उतना बार 0, ठीक है, यही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट अब बस दिख रहा है मैथ। नेक्स्ट नेक्स्ट है यहाँ पे 90 देखते हैं। 6 लड़कियां पी क्यू आर एस टी भी एक वृत्ताकार मेज में केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हुई है, ठीक है, केंद्र की, ये सब क्वेश्चन हो चुका है क्लास में। 6 लड़कियां हैं ना, 6 बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लड़कियां हैं, वृत्ताकार बैठी हुई है। बोला पी क्यू के दाई और ठीक बगल में बैठी है। पी जो है वो क्यू के दाई और, क्यू के दाई और इधर ही होगा क्योंकि केंद्र की तरफ सबका मुंह है। तो पी जो है क्यू के दाई और ठीक बगल में बैठी है, बगल में बैठी है तो बैठा दिए। आगे बोला एस पी के दाई और तीसरे स्थान पे, पी का दाया और किधर, इधर ही होगा, तीसरे स्थान पे, 1 2 3 यहाँ पे एस बैठा हुआ है। आगे बोल रहा है तीसरे स्थान पर और आर के बाईं ओर ठीक बगल में है। एस जो है पी के दाईं ओर तीसरे, आर के बगल में बाईं ओर है, तो आर यहाँ पे होगा तब ना इसके बाईं ओर में एस यहाँ पे होगा, ठीक है, आर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है बी और टी दोनों अगल बगल में बैठे हैं, बी टी अगल बगल में बैठे हैं, अगल बगल में जगह ही खाली और कहीं है भी नहीं। आगे बोल रहा है टी आर के बाईं और दूसरे स्थान पे, टी आर के बाईं ओर, आर का बाईं ओर किधर, इधर, और दूसरे स्थान, पहला स्थान ये, तो टी यहाँ हो जाएगा, आर यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ओ सॉरी, आर बोल रहे हैं, भी यहाँ हो जाएगा। आगे बोल रहा है क्या, भी के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है, भी के बाईं ओर, भी इधर घूम के बैठा हुआ है, इसका दायां इधर बायां इधर, कौन बैठा हुआ है, पी बैठा हुआ है, ठीक है। 90 का क्या हो जाएगा, 90 का हो जाएगा आपको आंसर पी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे रीजनिंग वाला क्वेश्चन है 97, ठीक है। 97 में बोल रहा है मेन इज मॉर्टल, इसको कुछ कोड में लिखा गया, फिर जेम्स इज मेन, इसको कुछ कोड में लिखा गया, फिर जेम्स इज मॉर्टल, इसको भी कुछ कोड में लिखा है। पूछ रहा है आपसे मेन जेम्स का। अच्छा एक चीज देखो, पहले मेन और जेम्स है कहाँ, मेन और जेम्स इसमें है, इसके साथ एक एक्स्ट्रा क्या आ जा रहा है आपको, इज आ जा रहा है। आपको इज का कोड ढूंढना है। आपको एक चीज दिखेगा, मेन इज मॉर्टल में भी इज है, जेम्स इज मेन में भी इज है, जेम्स इज मॉर्टल में भी इज है। मतलब तीनों में जो कोड में जो कॉमन होगा ना, वही आपका इज का कोड हो जाएगा। जब इज का कोड आपको मिल जाए तो जेम्स मैन का निकालना इजी है, क्योंकि इज वाले को हटा देंगे। अब तीनों में देखो कौन सा कॉमन है। आपको देखो प्लस यहाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ पे दिख रहा है, तो ये प्लस होगा नहीं। जी ए वाला देखते हैं, जी ए वाला यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, और इसमें नहीं दिख रहा है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इस तो तीनों में है, तीनों में कॉमन दिखना चाहिए। एलपी वाला देखते हैं, एलपी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब क्या हुआ, एलपी किसका कोड है, इज का कोड है। एलपी किसका कोड है, इज का, तो इज वाले को हटा लेते हैं, बचा क्या, जी ए के यू, तो जी ए के यू वाला जो ऑप्शन होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 98, 98 इजी है। 98 में क्या किया है, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दिया है बस। 6 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर किया, 36 प्लस 4 40 कर दिया। तो वही आप यहाँ पे करोगे, यहाँ पे भी आप क्या करोगे, 8 का स्क्वायर करोगे 64, और 6 का स्क्वायर करोगे 36, ये हो जाएगा 100, 100 हो जाएगा आपका आंसर। चलो और कुछ है, हाँ एक क्वेश्चन और है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि कोई कंप्यूटर मार्कर नहीं है, ठीक है। पहली बात बोल रहा है क्या,
कोई भी कंप्यूटर जो है ना, ये कोई भी कंप्यूटर जो है ये मार्कर नहीं है, कोई भी कंप्यूटर मार्कर नहीं है, ठीक है, ये बोला। उसके बाद बोला सभी इरेजर मार्कर है, जो सभी इरेजर जो है ना वो सभी मार्कर है। उसके बाद क्या बोला, कुछ इरेजर, नहीं नहीं एक सेकंड, सभी पेन इरेजर है। अच्छा पहले इरेजर वाला थोड़ा बनाना पड़ेगा, इरेजर यहाँ हो जाएगा। और सभी पेन भी इरेजर है, मतलब ये जो पेन है ना ये सब इरेजर है, और सभी इरेजर क्या है, मार्कर है। लेकिन कोई भी मार्कर कंप्यूटर नहीं है, यही बोल रहा था। अब बोला है कोई पेन कंप्यूटर नहीं है। ऑब्वियसली, क्योंकि जब कोई मार्कर ही कंप्यूटर नहीं है, सारा पेन मार्कर के अंदर ही आ रहा है, तो कोई पेन भी कंप्यूटर नहीं होगा, ये वाला सही है। नेक्स्ट बोला कुछ इरेजर कंप्यूटर है। कुछ इरेजर कंप्यूटर कैसे होगा, जब मार्कर ही, टोटल मार्कर ही कंप्यूटर नहीं है, बोला कोई भी मार्कर कंप्यूटर नहीं है, तो ये इरेजर तो पूरा मार्कर के अंदर ही है, ये कहाँ से कंप्यूटर हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत है, पहला वाला स्टेटमेंट बस सही है, मतलब इसका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आप लोग जो है डिस्कशन देखोगे और इसका रिव्यू भी करोगे। अगर कुछ कमी लग रहा है तो ग्रुप में जरूर बताना, या फिर कमेंट करके बताना। जो भी अगर कुछ कुछ भी इशू हो, साउंड का इशू हो, या आपको लग रहा है कि आप जल्दी मैं बता रहा हूँ, या कुछ भी इशू हो कि आपको समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो ये आप जरूर रिव्यू हमें देना, ठीक है। आपका रिव्यू जो है, आप रिव्यू करोगे तभी जाके हमें पता चलेगा कि हम क्या गलत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और उसको इम्प्रूव करेंगे। आप सब कुछ को अच्छा बोलोगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो नहीं, अगर आपको सही में अच्छा लग रहा है तो उसको अप्रिशिएट भी करना है, कमेंट कर लो, या फिर आप ग्रुप में मुझे बता दो। कमेंट करने में अगर शर्म आ रहा है कि सब देख लेगा, तो आप मुझे पर्सनली भी बता सकते हो, ग्रुप में बता सकते हो कि हाँ जो डिस्कशन चल रहा है वो अच्छा लग रहा है आपको, आप उसको एंजॉय कर रहे हो, प्लस आपके काम का भी हो रहा है, कि आपको इससे बेनिफिट हो रहा है। और क्या है, इस जो भी आज क्वेश्चन डिस्कस किए, यही क्वेश्चन अगर नेक्स्ट एग्जाम में कहीं आए तो आपसे बन जाना चाहिए, वहां पे आपको कोई समस्या नहीं आना चाहिए। अगर आपसे समस्या नहीं होता है, सेम क्वेश्चन बन जा रहा है, तो फिर आपको सेट लगाने का फायदा हुआ, ठीक है ना। चलो ठीक है, आज का क्लास खत्म करते हैं। गुड नाइट एवरीवन, और मिलते हैं कल, फिर क्लास होगा और मंडे से टेस्ट आपका फिर से कंटिन्यू होगा। चलो थैंक यू।